राहुल से सवाल करने से पहले अपने सक्षम नेताओं की बेहाली देखे मोदी। ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी की बढ़ती लोकप्रियता से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेचैन हो चुके हैं। बिहार की तरह संसद में वोट चोर गद्दी छोड़ नारे का गूंजना बताता है कि उनकी साख बुरी तरह गिरी है। हाल में आए कुछ सर्वे के नतीजे भी बताते हैं कि बिहार में 60% से ज्यादा लोग राहुल गांधी के इस आरोप से सहमत हैं कि मोदी सरकार के इशारे पर आयोग वोट चोरी कर रहा है। जबकि यह सर्वे बिहार में भीड़ बटोर रही राहुल की वोट अधिकार यात्रा शुरू होने से पहले किया गया था। 30 अगस्त 2025 को संसद के मॉनसून सत्र के समापन पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने चाय पार्टी दी। पिछली बार इस पार्टी में नेता प्रतिपक्ष बतौर राहुल गांधी ने हिस्सा लिया था, लेकिन इस बार पूरा विपक्ष ही नदारद था। फिर भी पीएम मोदी राहुल पर तंज करने से बाज नहीं आए। पीएम मोदी ने कहा, कांग्रेस में कई प्रतिभाशाली और युवा सांसद हैं, लेकिन नेतृत्व की असुरक्षा के कारण उन्हें बोलने का मौका नहीं मिलता। यह बयान स्पष्ट रूप से राहुल गांधी और गांधी परिवार पर निशाना था। इशारा शशि थरूर और मनीष तिवारी जैसे नेताओं की ओर था, जिन्हें सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के प्रचार के लिए विदेश भेजा था, लेकिन संसद में बहस के दौरान राहुल गांधी ने बाजी मार ली। शशि थरूर और मनीष तिवारी बोलने वालों की लिस्ट में नहीं थे। यह इसलिए भी संभव नहीं था कि विदेश जाकर सरकार के पक्ष में बात करने वाले ये नेता संसद में पार्टी की लाइन को देखते हुए ऑपरेशन पर सवाल उठाते, लेकिन ऐसा नहीं है कि इन्हें बोलने से रोका जाता है। एक दिन पहले ही संविधान और कानून में संशोधन के उन विधेयकों पर सवाल उठाए थे जो बिना दोष सिद्ध हुए किसी मंत्री को 30 दिन जेल में रहने पर अयोग्य ठहराते हैं। तिवारी ने कहा, यह विधेयक संविधान के मूल स्वरूप के खिलाफ हैं। आप किसी जांच अधिकारी को हमारे प्रधानमंत्री का बॉस नहीं बना सकते। यह बयान सरकार को असहज करने वाला था। जाहिर है मोदी का बयान एक सोची समझी रणनीति के तहत दिया गया है। वे चाहते हैं कि कांग्रेस के कुछ नेता राहुल गांधी से बगावत करें, जो लगातार बढ़त पर हैं। सक्षम नेताओं को न बोलने देने का सवाल उठाकर मोदी एक बार फिर कांग्रेस को वंशवादी पार्टी के रूप में पेश करना चाहते हैं। 2014 में बीजेपी ने सत्ता हासिल करने के बाद मार्गदर्शक मंडल बनाया, जिसमें आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी जैसे नेताओं को बैठा दिया गया। यह एक तरह से उन नेताओं से छुटकारा पाने की कोशिश थी जिनका कभी मोदी नारा लगाते थे। लाल कृष्ण आडवाणी तो रथ यात्रा के जरिए बीजेपी को राष्ट्रीय पहचान दिलाने वाले दिग्गज हैं। वे वाजपेयी के दौर में उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं, लेकिन 2014 मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद वे किनारे कर दिए गए। 2019 में तो उन्हें लोकसभा का टिकट भी नहीं दिया गया, न ही राज्यसभा में भेजा गया। चर्चा थी कि उन्हें राष्ट्रपति बनाया जाएगा, लेकिन मौका आने पर इसकी चर्चा तक नहीं हुई। ऐसा ही व्यवहार पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष मुरझनी मनोहर जोशी के साथ भी हुआ। कभी नारा गूंजता था कि भारत मां के 3 धरोहर अटल, आडवाणी, मुरली मनोहर, लेकिन मोदी राज में इस धरोहर को कहां धरकर भुला दिया गया कोई नहीं जानता। ऐसा ही हाल शांता कुमार का हुआ, जो बीजेपी के कद्दावर नेता और हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। दरकिनार किए गए नेताओं में सक्षम युवा भी हैं, जिन्हें पीएम मोदी न बोलने देने का तंज राहुल गांधी पर किया है, लेकिन यह तो सबसे ज्यादा खुद मोदी जी पर लागू होता है। सक्षम युवा नेताओं की एक लंबी लिस्ट है जिन्हें मोदी जी ने घर बैठा दिया। गुजरात के पूर्व गृह मंत्री और बीजेपी के युवा चेहरे थे। 2008 में जब नरेंद्र मोदी गुजरात के सीएम बने तो पांड्या ने अपनी विधायकी छोड़ने से इनकार कर दिया। उन्होंने 2002 के गुजरात दंगों के बाद मोदी की कार्यशैली की आलोचना की और कहा कि मोदी अपने निजी स्वार्थों के लिए बीजेपी और आरएसएस को नुकसान पहुंचा रहे हैं। 28 मार्च 2003 को उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। सीबीआई ने इसे दंगों का बदला बताया, लेकिन पांड्या के पिता विट्ठल भाई और पत्नी जागृति ने मोदी पर हत्या का आरोप लगाया। सुप्रीम कोर्ट में उनकी याचिका सबूतों के अभाव में खारिज हो गई। यह मामला आज भी विवादास्पद है। आरएसएस प्रचारक और गुजरात में बीजेपी के संगठन को मजबूत करने वाले नेता। 2008 में मोदी के सीएम बनने के बाद जोशी को हटाने की कोशिशें शुरू हुई। 2005 में एक फर्जी सीडी के जरिए उन्हें बदनाम किया गया, जिसने उनके करियर को खत्म कर दिया। 2012 में जोशी को थोड़े समय के लिए संगठन में वापस लिया गया, लेकिन मोदी के दबाव में उन्हें फिर हटा दिया गया। आज वे बीजेपी में कोई बड़ी भूमिका में नहीं हैं। राजीव प्रताप रूडी, बिहार के सांसद, जिन्होंने 1999 में लालू यादव को हराकर सनसनी मचा दी थी। वाजपेयी सरकार में वाणिज्य और नागरिक उड्डयन मंत्री रहे। मोदी सरकार में कौशल विकास मंत्री थे, लेकिन 2017 में मंत्रिमंडल से हटाए गए। हाल ही में दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के सचिव प्रशासन के चुनाव में बीजेपी ने उनके खिलाफ संजीव बालियान को उतारा, जिन्हें अमित शाह का समर्थन था। मोदी सरकार में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री रहे, लेकिन 2022 में मंत्रिमंडल से हटाए गए और अब सांसद भी नहीं हैं। वाजपेयी सरकार में मंत्री रहे। उन्होंने 2002 के दंगों को बीजेपी की हार की वजह बताया था, जिसके बाद उन्हें मोदी सरकार में कोई बड़ी भूमिका नहीं मिली।
2021 में बिहार विधान परिषद के जरिए नीतीश सरकार में शामिल किया गया, लेकिन अब उनका कार्यकाल खत्म हो चुका है। बीजेपी में प्रचार से लेकर नीति निर्माण तक सिर्फ नरेंद्र मोदी का चेहरा नजर आता है। राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी जैसे दिग्गज जो कभी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, अब कम बोलते हैं। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं, लेकिन रक्षा सौदों में भी मोदी की चर्चा होती है। गडकरी की सड़क निर्माण में साख है, लेकिन उनकी नाराजगी की खबरें आती रहती हैं। वाजपेयी युग में नेताओं को अपनी राय रखने की आजादी थी, लेकिन मोदी राज में पार्टी के भीतर लोकतंत्र पर ताला लग गया है। इसका उदाहरण है कि जेपी नड्डा का कार्यकाल खत्म होने के बाद भी नया अध्यक्ष नहीं चुना गया, क्योंकि आरएसएस और मोदी की पसंद में टकराव है। 2020 में कांग्रेस के 23 वरिष्ठ नेताओं ने सोनिया गांधी को पत्र लिखकर संगठनात्मक सुधार और आंतरिक लोकतंत्र की मांग की। इस समूह को G23 कहा गया। माना गया कि ये गांधी परिवार के खिलाफ हैं, लेकिन पार्टी ने इन्हें टिकट दिया और ये सांसद हैं। 2020 में कांग्रेस के 23 वरिष्ठ नेताओं ने सोनिया गांधी को पत्र लिखकर संगठनात्मक सुधार और आंतरिक लोकतंत्र की मांग की। इस समूह को G23 कहा गया। माना गया कि ये गांधी परिवार के खिलाफ हैं, लेकिन पार्टी ने इन्हें टिकट दिया और ये सांसद हैं। तिरुवनंतपुरम से सांसद। 2022 में मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ एआईसीसी अध्यक्ष का चुनाव लड़ा, फिर भी 2024 में टिकट मिला और वे सांसद बने। मनीष तिवारी चंडीगढ़ से सांसद, G23 में शामिल थे और 2024 में फिर से जीते। संसद में उनकी आक्रामकता ने सरकार को असहज किया। सीडब्ल्यूसी सदस्य और राजस्थान से राज्यसभा सांसद, J34 में थे, लेकिन अब भी पार्टी के महासचिव के रूप में सक्रिय हैं। शशि थरूर का खड़गे के खिलाफ चुनाव लड़ना और फिर टिकट पाना यह दिखाता है कि कांग्रेस में गांधी परिवार के खिलाफ बोलने की कुछ गुंजाइश है। लेकिन क्या ऐसी गुंजाइश की कल्पना बीजेपी में की जा सकती है? इसलिए राहुल गांधी पर तंज करने के पहले मोदी को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, वरना यह पर उपदेश कुशल बहुतेरे का मामला बनकर रह जाएगा। चलिए देखते हैं अगली बड़ी खबर, गगनयान, स्पेस स्टेशन और नई ऊंचाइयां। पीएम मोदी ने अंतरिक्ष दिवस पर बताया, भारत का विजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेशनल स्पेस डे के मौके पर देशवासियों और वैज्ञानिकों को शुभकामनाएं दी और कहा कि यह दिन युवाओं में उत्साह और आकर्षण का अवसर बन चुका है। उन्होंने कहा कि यह भारत के लिए गर्व की बात है कि आज स्पेस सेक्टर में एक के बाद एक नए मील का पत्थर हासिल करना हमारी पहचान बन गया है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत जल्द ही गगनयान की उड़ान भरेगा और आने वाले समय में अपना स्पेस स्टेशन भी स्थापित करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल ही में भारत ने इंटरनेशनल ओलंपियाड ऑन एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स की मेजबानी की, जिसमें 60 से ज्यादा देशों के 300 युवा शामिल हुए और भारतीय युवाओं ने मेडल भी जीते। उन्होंने इसे भारत की उभरती नेतृत्व क्षमता का प्रतीक बताया। उन्होंने यह भी कहा कि आईएसआरओ ने इंडियन स्पेस हैकेथॉन और रोबोटिक्स चैलेंज जैसी पहल शुरू की है, जो युवाओं में स्पेस को लेकर रुचि बढ़ा रही हैं। पीएम मोदी ने बताया कि भारत सेमी क्रायोजेनिक इंजन और इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन जैसी नई टेक्नोलॉजी में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने विश्वास जताया कि जल्द ही भारत गगनयान मिशन को सफलतापूर्वक पूरा करेगा और आने वाले समय में अपना स्पेस स्टेशन भी स्थापित करेगा। पीएम मोदी ने बताया, स्पेस टेक कैसे आसान बना रहा आम लोगों की जिंदगी। पीएम मोदी ने कहा कि आज स्पेस टेक सिर्फ रिसर्च तक सीमित नहीं है, बल्कि गवर्नेंस का भी हिस्सा बन चुकी है। फसल बीमा योजना में सैटेलाइट बेस्ड आकलन, मछुआरों के लिए सैटेलाइट से जानकारी और सुरक्षा, डिजास्टर मैनेजमेंट और पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान में जियोस्पेशियल डेटा का इस्तेमाल, ये सभी सामान्य नागरिकों का जीवन आसान बना रहे हैं। इस मौके पर आईएसआरओ चेयरमैन वी नारायणन ने कहा कि प्रधानमंत्री के विजन के मुताबिक आने वाले समय में भारत चंद्रयान 4 मिशन, वेनस ऑर्बिटर मिशन और बीआईएस नामक स्पेस स्टेशन की दिशा में काम करेगा। बीआईएस स्पेस स्टेशन का पहला मॉड्यूल 2028 तक लॉन्च होगा और 2035 तक यह पूरी तरह कार्यशील हो जाएगा। इसरो चेयरमैन ने बताया कि प्रधानमंत्री ने एनजीएल नेक्स्ट जनरेशन लॉन्चर को भी मंजूरी दी है। 2040 तक भारत न केवल चंद्रमा पर लैंड करेगा, बल्कि वहां से सुरक्षित वापसी भी करेगा। नारायणन ने कहा कि तब तक भारतीय स्पेस प्रोग्राम किसी भी अन्य देश के स्पेस प्रोग्राम के बराबर होगा। आईएसआरओ प्रमुख ने गगनयात्री प्रोग्राम का भी जिक्र किया और कहा कि एक भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन आईएसएस भेजना एक बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने बताया कि यह प्रधानमंत्री की सोच थी कि अपने रॉकेट से पहले एक भारतीय को आईएसएस भेजा जाए। इसी सोच के तहत शुभांशु शुक्ला को आईएसएस भेजा गया और वे सुरक्षित लौट आए। उन्होंने कहा कि गगनयान दल के चारों सदस्य हमारे लिए समान रूप से महत्वपूर्ण हैं।